हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे पर आधारित महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए स्मॉल फैक्ट्स। ठीक, तो चलिए बिना देर के हम लोग आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा पाकिस्तान, साहिवाल। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? पाकिस्तान, साहिवाल। अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, हड़प्पा पाकिस्तान यानी कि साहिवाल में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर? क्या देखिए दोस्तों, हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों फिनिशिया के, यानी कि हड़प्पा वासी फिनिशिया के मूल निवासी थे। क्लियर? तो अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, 2 से 3 बार पढ़िए। हड़प्पा वासी फिनिशिया के मूल निवासी थे। हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा फिनिशिया के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में। अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। क्लियर? फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? यहाँ देखिए दोस्तों, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मातृ देवी और शिवलिंग की। कहने का मतलब है, जो सिंधुवासी थे वो जो है मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ठीक, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सिंधुवासी मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। ठीक, क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सांड को। तो अब आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, सिंधुवासी सांड को पवित्र मानते थे। कहने का मतलब, सिंधुवासी सांड पशु को पवित्र मानते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधुवासी किस पशु से परिचित नहीं थे? कहने का मतलब है, सिंधुवासी के जो लोग हैं वो किस पशु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा घोड़े से। कहने का मतलब है, सिंधुवासी के लोग घोड़े पशु से परिचित नहीं थे। क्लियर? तो आप इसको 2 से 3 बार क्वेश्चन को इस प्रकार पढ़ लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए और आपके माइंड में डायरेक्टली बैठ जाए। एक बार फिर पढ़िए मेरे साथ, सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों सांड को। और सिंधुवासी किस पशु से परिचित नहीं थे? तो इसका जवाब होगा दोस्तों घोड़े से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? क्वेश्चन को समझिए, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों सुरकोटदा के। अब आप इसको इस प्रकार 2 से 3 बार पढ़िए, ताकि क्वेश्चन अच्छे प्रकार समझ में आ जाए। सुरकोटदा स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान हुआ था। क्लियर? कहने का मतलब है, सुरकोटदा स्थल पर, कौन से स्थल पर? सुरकोटदा स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान प्राप्त हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पी नगरों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? कहने का मतलब है, जो हड़प्पी नगरी के लोग थे उनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों योजनाबद्ध विन्यास। अब आप इसको पढ़ सकते हैं, हड़प्पी नगरों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण योजनाबद्ध विन्यास थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधुवासी
किस धातु का प्रयोग ज्यादा करते थे? सिंधवासी किस धातु का प्रयोग ज्यादा करते थे? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों तांबे का। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, सिंधवासी तांबे धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे। सिंधवासी तांबे धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे। मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर क्वेश्चन को एक बार इस प्रकार पढ़िए और जिस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ 2 से 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर आपके डायरेक्टली दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आज तक पूर्ण रूपेण पढ़ी नहीं जा सकती है। कहने का मतलब है सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा आज तक पूर्ण रूप से पढ़ी ही नहीं जा सकी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पावासी किस देश से व्यापार करते थे? हड़प्पावासी किस देश से व्यापार करते थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सुमेर से। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, हड़प्पावासी सुमेर देश से व्यापार करते थे। क्वेश्चन कैसे आएगा? हड़प्पावासी किस देश से व्यापार करते थे? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हड़प्पावासी सुमेर देश से व्यापार करते थे। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, कहने का मतलब है जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ऋग्वैदिक काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेरे कहने का मतलब है जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, मतलब जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई उसे क्या कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों वैदिक काल। ठीक, दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार समझ लीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या था दोस्तों? जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर ऋग्वैदिक काल। बट ये वाला क्वेश्चन देखिए, जिस काल में ऋग्वैदिक के अतिरिक्त, यानी कि ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई उसे हम लोग वैदिक काल कहते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कार्य के आधार पर। अब आप इसको पढ़ सकते हैं, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कार्य के आधार पर था। क्लियर? कार्य के आधार पर था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता को, कहने का मतलब है भारत में जब आर्य लोग आए तो उन्होंने किस सभ्यता की नींव डाली थी? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों वैदिक सभ्यता की। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली। बट क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, आर्यों ने भारत में आकर किस सभ्यता की नींव डाली? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों वैदिक सभ्यता की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य कब भारत आए? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। कहने का मतलब है आर्य 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत आए थे। अब इसके प्रकार याद कर सकते हैं, 2 से 3 बार पढ़िए। आर्य 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत आए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्यों का प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा था? आर्यों का प्राचीन आदरणीय ग्रंथ, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों वेद। आर्यों का जो प्राचीन वेद है, यानी कि जो ग्रंथ है वो है वेद। क्लियर? आर्यों का जो प्राचीन आदरणीय ग्रंथ वो क्या है दोस्तों? वेद है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सामवेद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वेद 4 हैं। ठीक, एक तो ये हो गया। अगर इस प्रकार आ जाए
वेद कितने हैं और उनका नाम बताइए। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन वेद है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से मिलता है? गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से मिलता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ऋग्वेद में। अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, गायत्री मंत्र ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गौधन। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो क्या है दोस्तों? गौधन है। क्लियर? तो अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गौधन था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ से बसे थे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। क्लियर? आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा इतिहास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों पाषाण युग से। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, मानव का प्राचीनतम इतिहास पाषाण युग काल से संबंधित है। मानव का प्राचीनतम इतिहास पाषाण युग से काल से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास काल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरापाषाण युग के हथियार किस चीज के बने होते थे? कहने का मतलब है पुरापाषाण युग के हथियार किस चीज के बने होते थे? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, पुरापाषाण युग के हथियार पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के चीज के बने होते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवपाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कुत्ते को। क्लियर? अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, नवपाषाण युग में मानव ने कुत्ते पशु को पालतू बनाया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृषि के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा नवपाषाण युग में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब इसको आप इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, कृषि के आविष्कार को मानव ने नवपाषाण युग में पूरी तरह अपना लिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवपाषाण युग में एक महत्वपूर्ण औजार क्या था? क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए, नवपाषाण युग में एक महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी। नवपाषाण युग में एक महत्वपूर्ण औजार पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा पूरा पाषाण काल में। बट आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा नव पाषाण काल में। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था और पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। ऐसे ही 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर भी पढ़िए। क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था? मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। ठीक, इस प्रकार पढ़ के इसको आप याद कर सकते हैं, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव ने किस धातु को सर्वप्रथम ढूंढ निकाला और औजार बनाने में उसका इस्तेमाल किया? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों तांबा। क्लियर। भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी थी? भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि अब ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों हड़प्पा। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी थी? तो भारत की जो प्रथम सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। बट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों हड़प्पा में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? देखिए 2 क्वेश्चन बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, देखिए क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब किया? तो इसका जवाब, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल की संरचना में श्री राय बहादुर दयाराम साहनी व श्री राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में। ठीक, बट आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी व श्री राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में किया था। क्लियर। इस प्रकार भी आप पढ़ के याद कर सकते हैं जिस प्रकार मैंने आपको बताया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस प्रकार पढ़ के याद करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। बट आप इसको इस प्रकार पढ़ के 2 से 3 बार पढ़िए ताकि याद हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रेडियो कार्बन C14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों 2350 ईसा पूर्व से 1750। बट किसके अनुसार? किसके अनुसार? तो रेडियो कार्बन C14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों नगरीय सभ्यता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रावी नदी के। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आर्य
प्राकृतिक शक्तियों की वर्षा के देवता यानी कि इंद्र। क्लियर। दूसरा है दोस्तों वायु के देवता यानी कि मारुत। तीसरा हमारा दोस्तों प्रकाश के देवता यानी कि सूर्य। कहने का मतलब है आर्य जो है प्राकृतिक शक्तियों के वर्षा के देवता यानी कि इंद्र, वायु के देवता मारुत और प्रकाश के देवता सूर्य की पूजा करते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य किस पशु को ज्यादा महत्व देते थे? आर्य किस पशु को ज्यादा महत्व देते थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा घोड़े को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों ने किस धातु की खोज की? आर्यों ने किस धातु की खोज की? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लोहा। आर्यों ने लोहा धातु की खोज की। ऐसे ही आप 2 से 3 बार क्वेश्चन का आंसर पढ़िए ताकि इस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य किस नदी को ज्यादा महत्व देते थे? कहने का मतलब है आर्य लोग किस नदी को ज्यादा महत्व देते थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सरस्वती नदी को। आर्य सरस्वती नदी को ज्यादा महत्व देते थे। आर्य सरस्वती नदी को ज्यादा महत्व देते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर संस्कृत होगा। बट आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्यों के समय समाज में कितनी वर्ण थे? कहने का मतलब है आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ना चाहता हूं। आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे यानी कि कितने जाति थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर ये होना चाहिए, आर्यों के समय समाज में 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा पुरुष सूक्त में। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो आपका जवाब होगा दोस्तों 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास। ठीक। लेकिन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए लुम्बिनी वन में। तो आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, किस ब्राह्मण ने सिद्धार्थ का नामकरण किया था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों असित ब्राह्मण ने। असित ब्राह्मण ने सिद्धार्थ का नामकरण किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी ने। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन को, सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो आपका जवाब होगा दोस्तों सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी ने। क्लियर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सिद्धार्थ किस वंश के थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा शाक्य वंश। सिद्धार्थ शाक्य वंश के थे। आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, सिद्धार्थ शाक्य वंश के थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शाक्य मुनि के नाम से कौन विख्यात है? शाक्य मुनि के नाम से कौन विख्यात है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों महात्मा बुद्ध। क्लियर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा छंदक। सिद्धार्थ के सारथी का नाम छंदक था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिद्धार्थ को वेद और उपनिषद की शिक्षा किसने दी थी? सिद्धार्थ को वेद और उपनिषद का शिक्षा किसने दी थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रुद्रक ने। रुद्रक ने सिद्धार्थ को वेद और उपनिषद की शिक्षा दी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिद्धार्थ को योग की शिक्षा किसने दी थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अलार कलाम ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने हेतु गृह त्याग दिया, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा महाभिष्क्रमण। महाभिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने हेतु गृह त्याग दिया, इसे हम लोग महाभिष्क्रमण काल कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बोध गया के समीप उरुबेला में पीपल वृक्ष के नीचे। क्लियर। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के समीप उरुबेला के पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कह रहा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान में। क्लियर। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान में दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा तपस्सु और मल्लिक। तपस्सु और मल्लिक महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी गणिका गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आम्रपाली। आम्रपाली गणिका गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के अनुसार किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके। क्लियर। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके बुद्ध के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा महाकश्यप। एक बार फिर से पढ़िए, बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा महाकश्यप। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हो, महाकश्यप बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने भाषणों में किस भाषा का प्रयोग किया? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने अपने भाषणों में पाली भाषा का प्रयोग किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 3। कौन कौन से? स्तुति पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। क्लियर। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं दोस्तों, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 3 पिटक हैं। कौन कौन से? स्तुति पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध के पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध के पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा पाली में। बौद्ध के पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में।
मैं फिर से बात दे रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन को। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मगध नरेश अजातशत्रु के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 383 ईसा पूर्व वैशाली में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कनिष्क के कुंडल वन में। क्लियर। कनिष्क के कुंडल वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। मैं एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म के कितने मुख्य पंथ हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म के 2 मुख्य पंथ थे। कौन कौन से? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के कितने मुख्य पंथ थे? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 2। कौन कौन से? हीनयान और महायान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जातक क्या है? जातक क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जातक एक बौद्ध साहित्य है। जातक एक बौद्ध साहित्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जातक में क्या संकलित है? जातक में क्या संकलित है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संकलित है। जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संकलित हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे ऊंचा बुद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों वैशाली। सबसे ऊंचा बुद्ध स्तूप वैशाली पर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा नागसेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में कहाँ बनी थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मथुरा और गंधार में। मथुरा और गंधार में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ऋषभ देव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन अनुयायी के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ऋषभ देव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के आचार्य क्या कहलाते हैं? जैन धर्म के आचार्य क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा तीर्थकर। जैन धर्म के आचार्य तीर्थकर कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,